हेलो। राधे राधे सभी को। तो आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड बायोलॉजी का है उसमें ये टेस्ट सीरीज जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। उसकी इजी सिलेक्शन जो ऐप है उसका इजी सिलेक्शन जो है ओम सिंह भाटी सर की, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से तरीके से उसमें टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें उन्होंने पहला जो टेस्ट लिया है उसके वीडियो सॉल्यूशन भी उन्होंने डाल दिए और ये आज हम इसमें जो बायोलॉजी है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो टेस्ट पेपर फर्स्ट हुआ था उसका। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजी वाला है सेकंड ग्रेड का ओम सिंह भाटी सर की ये टेस्ट सीरीज है, उनका जो वीडियो सॉल्यूशन है ये है। ठीक है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों तरीके से उनकी क्लासेस चलती है। चलिए तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। कथन, दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र या निर्देशक माना जाता है। बिल्कुल, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र मानते हैं, बिल्कुल सही है। गोल्जी काय की उत्पत्ति अंतः सहजीवी मानते हैं, नहीं, गोल्जी काय की उत्पत्ति अंतः सहजीवी नहीं है। अंतः सहजीवी जो उत्पत्ति होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति अंतः सहजीवी होती है, गोल्जी काय की नहीं होती। तो इसमें कथन एक क्या हो जाएगा सही और दो क्या हो जाएगा गलत। उसके बाद सेकंड देखते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई कथन एक को अभिकथन ए और उसका कारण, यानी कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। कथन क्या है? डीएनए का प्रतिकृतिकरण कोशिका विभाजन की अंतरावस्था के दौरान होता है। बिल्कुल, डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है इंटरफेज प्रावस्था में देखने को मिलता है और हिस्टोन प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो इंटरफेज की जीवन अवस्था में होता है। नहीं, जीवन में नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन का किस में होता है? एस प्रावस्था में। तो हम देखते हैं कि जो जीवन और G2 प्रावस्था उन दोनों में ही आरएनए संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण देखने को मिलता है। और जो जीवन होती है उसमें कोशिकांग, जो एकल झिल्ली वाले कोशिकांग है वो आते हैं और G2 में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सही कथन बताना है, कौन कौन से सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों के तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें समपक्ष और विपक्ष सतह होती है। ये समपक्ष और जो विपक्ष सतह होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होती, गोल्जी काय में होती। तो ये कथन क्या हो जाता है? गलत। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, उसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। बिल्कुल, राइबोसोम देखने को मिलता है। और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण स्थल होता है। तो इसमें ये तीन कथन सही हो जाएंगे। समपक्ष और विपक्ष किस में पाए जाएंगे? गोल्जी काय में। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। तो 1, 3 और 4 क्या हो जाएगा इसका सही? ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद देखते हैं नीचे दिए गई सभी सही कथनों को पहचानना है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्र विभाजित होते हैं। नहीं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में नहीं होते, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में गुणसूत्र विभाजित होते हैं और सेकंड की भी एनाफेज सेकंड में। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। सही है। अर्धसूत्री विभाजन सामान्यतः उन कोशिकाओं में होता है जिनमें युग्मक जनन होता है। ठीक है, उसके बाद है अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकंड के मध्य होने वाली रिक्त अवधि इंटरकाइनेसिस कहलाती है। तो ये 2, 3 और 4 कथन क्या हो जाएगा सही? जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि गुणसूत्र जो विभाजित होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की एनाफेज सेकंड प्रावस्था में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरावस्था को विश्राम अवस्था कहते हैं। ठीक है, अंतरावस्था के दौरान कोशिका वृद्धि करके स्वयं को विभाजन हेतु तैयार करती है। एम अवस्था में केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों का विभाजन होता है। एम अवस्था होती ही क्या है? विभाजन अवस्था। तो इसमें केंद्रक का भी विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य का भी।
कोशिका द्रव्य विभाजन में केंद्रक विभाजित होता है, नहीं, कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन नहीं होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें 1 2 3 कथन क्या है, सही है। उसके बाद है सही कथन बताना। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य विभाजन के 2 क्रमिक चक्र अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सम्मिलित है। यानी ये कहा है कि जो केंद्रक वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में और कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में देखने को मिलता है। ठीक है, डीएनए प्रतिकृतिकरण के 2 चक्र चलते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन की बात चल रही है, तो अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता, इंटरफेज प्रावस्था में होता है, तो ये कथन गलत हो जाता है। इसमें पुनर्योजन और जीन विनिमय होता है। बिल्कुल, जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो प्रावस्थाएं पढ़ते हैं उसमें देखते हैं रिकॉम्बिनेशन और जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, ये सही है। एक द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने पर 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो 1 3 और 4 क्या हो जाएगा, सही। और ये डीएनए का प्रतिकृतिकरण किस में होता है, इंटरफेज में होता है, अर्धसूत्री विभाजन में नहीं होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। इसके बाद आता है प्रोफेज फर्स्ट के बारे में बताना है। प्रोफेज फर्स्ट की जो लैप्टोटीन अवस्था है उसमें गुणसूत्र सबसे लंबे दिखाई देते हैं। बिल्कुल, इसमें गुलदस्ता अवस्था देखने को मिलती है। जायगोटीन अवस्था को गुलदस्ता अवस्था कहते हैं, नहीं, जायगोटीन को गुलदस्ता अवस्था नहीं कहते, लैप्टोटीन अवस्था को गुलदस्ता अवस्था कहते हैं। जायगोटीन अवस्था में बाइवेलेंट और टेट्राड का निर्माण होता है और समजात गुणसूत्रों के मध्य सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ये जायगोटीन प्रावस्था में ही होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण। पुनर्योजन हेतु रिकॉम्बिनेज एंजाइम आवश्यक होता है। डाइकाइनेसिस में केंद्रिका क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो इसमें ये सेकंड जो कथन है ये गलत है और ये सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वाधिक जो भुजा का अनुपात, सही कथन बताना है। सर्वाधिक भुजा अनुपात एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में, तो हमें पता है गुणसूत्र कौन कौन से प्रकार होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। इनकी जो आकृति होती है, मेटासेंट्रिक की वी शेप और सब मेटासेंट्रिक की एल शेप, एक की एक्रोसेंट्रिक की जे और टीलोसेंट्रिक की आई शेप। तो जो सबसे सर्वाधिक जो भुजा का अनुपात देखने को मिलता है वो किस में मिलता है, एक्रोसेंट्रिक में, ये जे में मिलता है। 2:10 का अनुपात मिलता है। मानव की प्रत्येक कोशिका में 2 जीनोम तथा प्रत्येक जीनोम में 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, ये गलत है। न्यूक्लियर संगठन क्षेत्र मानव के प्रत्येक गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते हैं, बिल्कुल सही, प्रत्येक गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते। जो ये द्वितीयक संकीर्णन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, NOR। और ये जो द्वितीयक संकीर्णन होता है सभी गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते हैं। द्वितीयक संकीर्णन गुणसूत्र बिंदु वाले स्थान पर पाया जाता है, नहीं, गुणसूत्र बिंदु वाले स्थान पर नहीं होता। द्वितीयक संकीर्णन जो होता है हम देखते हैं कि इनके कुछ स्थान पर ही पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से गुणसूत्र हो गए, 13 14 15 21 और 22वें गुणसूत्र पर ही ये पाए जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु में 2 प्रोटीन वाले उपस्थित होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। इसके बाद है अगला एसीटोन डाइहाइड्रोक्सी, एक प्रकार की ट्रायोज शर्करा है। बिल्कुल, एसीटोन डाइहाइड्रोक्सी ट्रायोज है। ग्लाइकोजन जंतु शर्करा है जो कि ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है। ठीक है, इसमें 14 और 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है और दोनों ही कथन क्या है, सही है। इसके बाद हम देखते हैं कथन फर्स्ट। टीआरएनए की द्वितीयक संरचना क्लोवर लीफ की पत्ती की जैसी दिखाई देती है, परंतु वास्तविक संरचना में यह सुगठित अणु है जो उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। जो टीआरएनए होती है उसकी जो 2D स्ट्रक्चर तो क्लोवर लीफ की तरह होती है और जो 3D संरचना होती है, वास्तविक जो संरचना होती है वो उल्टे एल आकार की होती है। सेकंड कथन क्या है, टीआरएनए का सक्रियण प्रथम स्थल है,
प्रथम चरण है, जिसमें अमीनो अम्ल बिना एटीपी उपयोग किए स्वतः सक्रिय हो जाती है। ये गलत है, एटीपी के बिना सक्रिय नहीं होती, एटीपी से ही सक्रिय होती है। तो एक कथन सही है और दो क्या है, गलत है। कौन सा कोशिकांग अंतःझिलिका तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए अंतःझिलिका तंत्र में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, गोल्जिकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। जो ये सूत्रकणिका, हरितलवक, राइबोसोम, ये इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। इसके बाद है डिटॉक्सिफिकेशन। हानिकारक दवा का जो आविशीकरण है वो उसका कार्य किसका है, कौन करता है? तो जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य होता है डिटॉक्सिफिकेशन। इसके बाद है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक है उसका विभाजन किसके द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा विभाजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक का। ठीक है, इनकी जो उत्पत्ति हमने पहले पढ़ ली, अंतःसहजीवी होती है, और जो जीवाणु होता कौन सा होता है, रिकेट्रिया प्रोविस्टी जीवाणु। तो इससे उत्पत्ति होती है इनकी माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक की। अगला प्रश्न आता है, सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया जो कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल है वो किसके लिए मान्य है? तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका के लिए मान्य है। सैंडविच मॉडल दिया था डैनियल डेवसन ने, और इकाई कला मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। सूक्ष्मकाय पौधों और जंतु दोनों में पाई जाती है। जो माइक्रोबॉडी होती है दोनों में होती है, पौधे में भी और जंतु में भी। सेकंड कथन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में रैखिक द्विसूत्री डीएनए होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि रैखिक नहीं होता, कैसे होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है। तो एक कथन सही है, दूसरा क्या है, गलत है। अगला देखते हैं, इनुलिन बना होता है। इनुलिन किससे बना होता है? फ्रक्टोज से। इसमें अगले प्रश्न में मिलान करना है। जो हेलिकेज होता है वो उसका कार्य क्या होता है? डीएनए का खुलना। तो हेलिकेज क्या करता है? डीएनए को खोलने का कार्य करता है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? डीएनए के खुलने के समय तनाव को हटाता है। टोपोआइसोमरेज तनाव को हटाता है। लाइगेज एंजाइम ओकाजा के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलीकरण करता है। कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलीकरण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। इसके बाद है, एक कोशिका प्रोटीन बनाती है जो कोशिका से स्रावित होती है। निम्न में कौन सा कोशिका के अंदर प्रोटीन का पथ है? तो इसमें प्रोटीन का पथ बताना है। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद किस पर? गोल्जिकाय पर, और फिर कहाँ पर? जीवद्रव्य झिल्ली पर। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाय और जीवद्रव्य झिल्ली। तो ये क्रम याद रखना है। लाइसोसोम के बारे में बताना है, कौन सा कथन गलत है? तो लाइसोसोम कैसे होते हैं? स्वेलयनकारी होते हैं, अम्लीय हाइड्रोलिसिस से भरे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का ये पाचन कर देते हैं। ये सही है बिल्कुल। एक रूपी होते, संरचना का कार्य में समान होते हैं। एक रूपी नहीं होते, बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये कई प्रकार से होते हैं, बहुरूपी होते हैं। जो फर्स्ट लाइसोसोम होता है वो निष्क्रिय होता है, संचित प्रकृति का होता है। सेकंड लाइसोसोम को फैगोसोम बोलते हैं। थर्ड लाइसोसोम अवशिष्ट होता है, और जो फोर्थ लाइसोसोम होता है वो कैसा होता है? स्वेलयनकारी। उसके बाद देखते हैं, लार ग्रंथि गुणसूत्रों को कहा जाता है। जो लार ग्रंथि जो गुणसूत्र है वो पोलिटीन गुणसूत्र को कहा जाता है। और जो पोलिटीन गुणसूत्र होते हैं वो उसकी खोज किसने की थी? बालबियानी ने की थी, काइरोनोमस लार्वा में। और जो लैंप ब्रश गुणसूत्र है उसकी खोज की थी रुकर्ट ने, एम्फीबिया की ऊसाइट में। जंतु और पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो जंतु कोशिका में तो होता है अभिकेंद्रीय प्रकार से, और पादप कोशिका में होता है अपकेंद्रीय प्रकार से। ठीक है, जंतुओं में कैसे होता है? अभिकेंद्रीय, और पादपों में क्या होता है? अपकेंद्रीय। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट में चतुष्क रखता है।
अर्धसूत्रीय विभाजन में जो टेट्राड बनता है उसमें क्या क्या होते हैं, 4 क्रोमेटिड होते हैं, 2 सेंट्रोमियर होगा, 2 गुणसूत्र और 4 काइनेटोकोर। अनुलेखन के लिए कौन सा कथन सत्य है? अनुलेखन के लिए तो अनुलेखन के दौरान डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का प्रतिलिपिकरण होता है, ये कथन गलत है क्योंकि दोनों श्रृंखलाओं का नहीं, ये अर्धसंरक्षीय विधि होती है, एक श्रृंखला का ही प्रतिलिपिकरण होता है। कुल डीएनए अनुलेखित होता है, कुल डीएनए नहीं होता, केवल डीएनए का टुकड़ा या केवल एक श्रृंखला आरएनए का प्रतिलिपिकरण होता है, कुल डीएनए का नहीं होता है। उसके बाद है आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज अनुलेखन के प्रक्रम को उत्प्रेरित करता है, ये गलत है क्योंकि डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज होता है, ना कि आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। इलियोप्लास्ट किस में अनुपस्थित होता है? तो जो इलियोप्लास्ट होता है वो तेल में होता है और स्टार्च में क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट। तो इसका ये हो जाएगा आलू, आलू में इलियोप्लास्ट नहीं होता है, क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट। और नारियल, मूंगफली और सूर्यमुखी में इलियोप्लास्ट होता है। वहीं एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो ये प्रोटीनों में देखने को मिलता है, दाल में एल्यूरोप्लास्ट। आधारी काय किसके समान होती है? जो बेसल बॉडी होती है किसके समान होती है? बेसल बॉडी तारक केंद्र के समान होती है। जो सीलिया होते हैं उनमें सॉफ्ट और बेसल बॉडी में इनके ये क्रम पाया जाता है। तो 2+9 जो स्ट्रक्चर होती है सॉफ्ट में होती है और बेसल बॉडी में 0.9 की होती है। तारक केंद्र के समान इसको माना जाता है। क्रोमोसोम बने होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन से बने रहेंगे और जो क्रोमेटिन होती है वो डीएनए, हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन और आरएनए से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक जो होते हैं ये दोनों कैसे होते हैं, अर्धस्वायत्त अंग होते हैं, बिल्कुल सही है। पूर्ववर्ती अंगकों के विभाजन से बनते हैं और उनमें डीएनए होता है लेकिन प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है, ये कथन गलत है, अभाव नहीं होता, प्रोटीन संश्लेषण ये करते हैं। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद सूक्ष्म नलिकाएं संगठक होती है, सूक्ष्म नलिकाएं तर्करूपी रेशे, तारक केंद्र और पक्षमाभों की संगठक होती है। अगला प्रश्न है, एक उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी भुजा किससे बनी होती है? जो सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र होते हैं, सब मेटासेंट्रिक, उसकी आकृति कैसी होती है, एल के आकार की होती है और जो छोटी जो भुजा होती है उसको पी कहते हैं और जो बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। ठीक है, छोटी भुजा पी और बड़ी क्या हो जाएगी, क्यू। इसके बाद ये मिलान करना है। तो देखिए जो क्रिस्टी होती है उसका वो सूत्र कणिका में अंतर्वलित होती है। थाइलेकोइड लवक की पीठिका में चपटी झिल्ली नुमा थैली होती है और गुणसूत्र जो बिंदु होते हैं वो गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन होते हैं। गुणसूत्र का जो प्राथमिक संकीर्णन होता है वो गुणसूत्र बिंदु होता है और जो सिस्टर्नी होती है वो गोल्जी उपकरण में डिस्क आकार की थैली होती है। तो याद रखना ये क्रिस्टी का क्या हो जाएगा, क्रिस्टी का हो जाएगा सूत्र कणिका में अंतर्वलित, 3 ऑप्शन। और थाइलेकोइड लवक की पीठिका में चपटी झिल्ली नुमा संरचना, गुणसूत्र बिंदु हो जाएगा प्राथमिक संकीर्णन और सिस्टर्नी क्या हो जाएगी, गोल्जी उपकरण में डिस्क आकार की थैली। इसके बाद अगला प्रश्न है कि तारककाय और तारक केंद्र के संदर्भ में गलत कथन बताना है। तारककाय अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से घिरा होता है, अक्रिस्टलीय होता है। तारककाय में दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के समानांतर स्थित होते हैं, ये गलत कथन हो जाएगा। प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए की जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 असमान दूरी पर स्थित होते हैं, परिधि ट्यूबुलिन सूत्रों के बने होते हैं। तारक केंद्र का केंद्रीय भाग प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी कहते हैं और प्रोटीन के बने अरीय दंड धुरी को परिधीय त्रिक से जोड़ते हैं। तो ये कथन क्या है, सही है। और प्रोटीन का बना होता है केंद्रीय भाग जिसको धुरी कहते हैं, ये भी सही है। और ये 2 और 3 क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें गलत कथन पूछा है। इसके बाद है गलत कथन बताना है। उदासीन विलय सांद्रता प्रवणता के अनुरूप अध्रुवीय लिपिड द्वितीय स्तर से गति करते हैं, ये कथन सही है। और जो जल होता है वो सांद्रता प्रवणता के अनुरूप
प्लाज्मा झिल्ली के पार गति करते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये कथन गलत है। अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय लिपिड द्वितीय स्तर से पार नहीं हो सकते, बल्कि पार हो सकते हैं, ये नहीं आएगा। सोडियम और पोटेशियम का जो परिवहन होता है झिल्ली के पार सक्रिय परिवहन द्वारा होता है, तो ये सही है, सक्रिय परिवहन के द्वारा होते हैं। हाँ जी, तो ये अगला सवाल है, इसमें भी सुमेलित करना है। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, केंद्रक को कोशिकांग के रूप में इन्होंने खोज की थी। फ्लेमिंग ने केंद्रकीय पदार्थों के अभिरंजन की खोज की थी, ठीक है। पैलेडे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की खोज की, वहीं कैमिलो गोल्जी ने पदार्थों की पैकिंग के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये देख लेना, रॉबर्ट ब्राउन का केंद्रक हो जाएगा, फ्लेमिंग का अभिरंजन हो जाएगा, कैमिलो गोल्जी का पदार्थ की पैकिंग और पैलेडे का राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति का कार्य नहीं है। तो कोशिका भित्ति का कौन सा कार्य नहीं है? कोशिका को आकार प्रदान करती है, कोशिका को आकार प्रदान करने का कार्य करती है, यांत्रिक क्षति और संक्रमण से बचाती है, कोशिका से कोशिका के संपर्क को बनाने में सहायता करती है, कोशिका पहचान में मदद करती है। तो कोशिका पहचान में ये मदद नहीं करती, कोशिका झिल्ली करती है, और अवांछनीय दीर्घ अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करती है। ये सही है, जो अवांछनीय पदार्थ उनके लिए अवरोध उत्पन्न करती है। लेकिन जो कोशिका की पहचान होती है वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोशिका झिल्ली। इसके बाद अगला प्रश्न, रसधानियों के लिए निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? संकुचनशील रसधानियां उत्सर्जन में सहायक है, उत्सर्जन में काम आती है, और जो खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से खाद्य रसधानी का निर्माण होता है। रसधानी टोनोप्लास्ट से घिरी होती है, ये आपको पता है। रसधानी के ऊपर की जो आवरण होता है, चारों ओर की जो झिल्ली होती है, उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत जो आयंस होते हैं वो टोनोप्लास्ट से होकर कोशिका द्रव्य में अभिगमित होते हैं। कथन गलत है, इसका ये उल्टा होगा, कोशिका द्रव्य से टोनोप्लास्ट में, इस प्रकार से होगा, ये कोशिका द्रव्य से टोनोप्लास्ट में अभिगमित होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कार्य बताना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का लिपिड और प्रोटीन का रूपांतरण करने का कार्य करते हैं। ये ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन दो क्रिया के द्वारा करते हैं। निराविशीकरण का कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नहीं होता, जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसका होता है। एक्रोसोम का भी ये निर्माण करते हैं। ग्लाइकोजन संश्लेषण और विखंडन ये भी किसका होता है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का होता है, इसका नहीं होता। तो सही विकल्प बताना है, 1 और 3 हो जाएगा। इसके बाद है अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य। ये अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य, इसमें से बताना चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का कौन सा है। तो लिपिड का संश्लेषण करते हैं, स्टीरॉयड का संश्लेषण करते हैं, निराविशीकरण करते हैं और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं। लेकिन जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, चिकनी नहीं करती है। उसके बाद है सही कथन का चयन करना है। पॉलीटीन गुणसूत्र को लार गुणसूत्र कहते हैं, सही है। लैंप ब्रश गुणसूत्र की खोज एम्फीबियंस के ऊसाइट में की है। गुणसूत्र का न्यूक्लियोसोम मॉडल कॉर्नबर्ग और थॉमस ने दिया है, और परोक्सीसोम में ग्लाइकोलेट चक्र होता है। तो ये सभी कथन सही है, इस पहले भी सब आ चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है। तो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट पर होने वाले बड़े 80S के और साइटोप्लाज्म में होने वाले छोटे 70S होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में 70S के होते हैं, 80S के नहीं होते। और साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। तो ये कथन क्या हो जाता है? गलत। लाइसोसोम की जो pH बता रखी है 8.5, बल्कि 8.5 नहीं होती, इसकी 4 से 5 तक होती है, अम्लीय होते हैं लाइसोसोम। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। और जो थाइलेकॉइड होता है, चपटे झिल्लीदार थैले से जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना बनाती है, ये कथन सही है। और सेंट्रियोल तारक केंद्र सक्रिय आरएनए संश्लेषण नहीं होता, डीएनए संश्लेषण होता है। तो ये कथन भी गलत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न,
केंद्रिका के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विभाजित होती हुई कोशिकाओं में बड़े केंद्रिका होती है, विभाजन वाली कोशिकाओं में नहीं होते हैं। ये जो प्रोटीन संश्लेषण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें होते हैं। भित्ति से घिरे नहीं होते हैं, तरकु बनाने में भाग लेते, तरकु बनाने में इनका कोई कार्य नहीं होता। इनका जो कार्य होता है यह राइबोसोमल आरएनए जो आरआरएनए है संश्लेषण का ये क्रियाशील स्तर होता है। कौन? केंद्रिका। इसके बाद है गलत कथन बताना है। परिपक्व चालनीय तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारणतः कोशिका द्रव्य उपांग होते हैं। ये गलत है क्योंकि जो चालनीय तत्व जो होते हैं परिपक्व चालनीय तत्व उनमें केंद्रक नहीं होता है। सूक्ष्म काय पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, ये पहले आ चुका है, सही है। परिकेंद्रीय अवकाश केंद्रक के अंदर उपस्थित पदार्थ और कोशिका द्रव में उपस्थित पदार्थ के बीच अवरोध का काम करता है। वहीं केंद्रक छिद्र केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में प्रोटीन और आरएनए अणुओं के लिए एक पथ की भांति कार्य करता है। तो ये कथन भी क्या है? सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। गलत कथन बताना द्वितीयक संकीर्णन के बारे में। तो जो द्वितीयक संकीर्णन अनअभिरंजित होता है यानी अभिरंजन नहीं होता, उनमें नियत स्थान पर पाए जाते हैं। सैटेलाइट के नाम से द्वितीयक संकीर्णन को नहीं जानते, ये कथन गलत हो जाएगा। और ये कुछ गुणसूत्रों में ही उपस्थित होते हैं, ये हमने पहले देख लिया था कि 13, 14, 15 और 21 और 22 गुणसूत्र पर ये उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से छोटा होता है, ये कथन गलत है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम भी 70S होता है और प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम भी कैसा होता है? 70S का होता है, छोटा नहीं होता है। मैट्रिक्स में एकल सूत्री वृत्ताकार डीएनए होता है, नहीं, मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड द्विसूत्री डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही है। बाहरी झिल्ली वलित होकर क्रिस्टी बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली वलित होकर क्रिस्टी बनाती है। तो ये जो कथन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रोटीन संश्लेषण होता है, केवल ये एक कथन सत्य है, बाकी सभी क्या है? गलत है। असत्य कथन बताना है। असत्य कौन सा है? राइबोसोम की संरचना बनाए रखने के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है, बिल्कुल। आरबीसी की झिल्ली में 52% तो क्या होती है? प्रोटीन और 40% क्या होती है? लिपिड। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर एसडीएच एडीपी सिंथेटेज एंजाइम उपस्थित होता है। एपोप्टोसिस कोशिका इच्छा मृत्यु, एपोप्टोसिस क्या होता है? कोशिका इच्छा मृत्यु के लिए लाइसोसोम जिम्मेदार होता है, लाइसोसोम जिम्मेदार नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। जब राइबोसोम एमआरएनए में समापन कोडोन से मिलता है तो अनुवादन के दौरान निम्नलिखित में से समापन कोडोन से जुड़ता है। तो इसमें समापन कोडोन कौन सा है ये पूछा है। इसमें अनुवादन के दौरान तो जो मोचन कारक होता है, रिलीजिंग फैक्टर होता है, वो समापन कोडोन का कार्य करता है। और ये कौन कौन से होते हैं? RF1, RF2 और RF3। वहीं प्रारंभन कोडोन की बात करें तो IF1, IF2 और IF3। और दीर्घीकरण कोडोन की बात करें तो EFT1 और EFT2 होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अनुलेखन की क्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, उसमें प्रारंभन कौन करता है और समापन कौन करता है? तो प्रारंभन तो सिग्मा कारक करते हैं और समापन रो कारक करते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यूकैरियोटिक में अनुलेखन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं, सही है, बिल्कुल। आरएनए जो पॉलीमरेज पढ़ते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, 3 प्रकार के होते हैं। अनुलेखन की जो दिशा होती है 3' से 5' नहीं होती, 5' से 3' होती है। अनुवादन क्रिया के लिए प्रारंभन कारक हमने अभी देखा था IF1, IF2 और IF3 होते हैं। और रेप्लिकेशन मुख्य एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। तो इसका जो मुख्य एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है रेप्लिकेशन के लिए। तो ये 3 कथन सही है, ये कथन गलत हो जाएगा। 3' से 5' नहीं होता, 5' से 3' होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और
4। इसके बाद अगला प्रश्न में भी इसमें मिलान करवाया है। mRNA, tRNA, rRNA और RNA पॉलीमरेज के क्या कार्य है। तो जो mRNA है वो प्रमोटर स्थल पर जुड़ता है। tRNA क्या करता है, अनुलेखन के दौरान टेम्पलेट प्रदान करता है। वहीं rRNA अमीनो अम्ल लाते हैं और आनुवांशिक कोड पढ़ते हैं। और RNA पॉलीमरेज अनुलेखन के दौरान संरचनात्मक और उत्प्रेरकीय भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो ये इनका राइट आंसर 1, 2, 3 और 4 क्रम से हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीयक कोशिका भित्ति बनती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति बनती है प्राथमिक कोशिका भित्ति की भीतरी सतह की ओर। जो प्राथमिक भित्ति होती है उसकी भीतर की सतह पर बनती है और प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वो वृद्धि करती है। प्रश्न आया हुआ है, प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या करती है, वृद्धि करती है। साइटोक्रोम P450 के लिए क्या कथन सही है। तो साइटोक्रोम P450 जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपस्थित होते हैं जो निराविषीकरण करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है कौन, साइटोक्रोम P450। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक न्यूक्लिक अम्ल में मिथाइलेटेड यूरेसिल या थायमीन है तो वह क्या होगा। ठीक है, तो मिथाइलेटेड जो यूरेसिल पूछ रखा है, मिथाइलेटेड यूरेसिल है तो वो किस में होता है, डीएनए में होता है या फिर आरएनए में। तो मिथाइलेटेड जो यूरेसिल होता है वो थायमीन को बोलते हैं और थायमीन किस में होता है, डीएनए में। इसके बाद इसका लास्ट प्रश्न आता है, किसकी उपस्थिति के कारण डीएनए से अधिक क्रियाशील और अस्थायी होता है। यानी आरएनए की बात कर रहे हैं, जो आरएनए हो किसकी उपस्थिति के कारण डीएनए से अलग होता है, डीएनए से अधिक क्रियाशील और अस्थायी होता है। तो जो आरएनए होता है वो राइबोज शर्करा होती है आरएनए में और इसकी सेकंड स्थिति पर क्या होता है, OH समूह होता है। ये डीएनए में नहीं होता, सिर्फ आरएनए में होता है। ठीक है, तो ये आरएनए में होते हैं राइबोज शर्करा की सेकंड स्थिति पर OH समूह।